पीढ़ियों का संघर्ष हर युग में शाश्वत रहा है। हर पीढ़ी की एक ही विषय में अलग अलग विचारधारा और मानसिकता रहती है। बुजुर्ग लोग अक्सर युवा और किशोर वर्ग के रहन सहन, चाल ढाल पर नकारात्मक टिप्पणी करते रहते हैं, जबकि युवा वर्ग को लगता है कि बुजुर्ग पीढ़ी की सोच बहुत पुरातनपंथी और अनुदार है। वे समय के साथ आगे बढ़ने के स्थान पर हमेशा अपने अतीत से जुड़े रहना चाहते हैं। दोनों पीढ़ियों के इसी वैचारिक मतभेद को अभिव्यक्ति देते हुए प्रस्तुत है कहानी टैटू। 13 अप्रैल 2016। आज जब से मम्मा ने मुझे सबके सामने डांटा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मजाक में कही गई बात का वे इतना बुरा मान जाएंगी, मैंने सोचा भी नहीं था। अपने मन की बात में किसी के साथ बांट भी तो नहीं सकता, और जब तक अपनी पीड़ा को व्यक्त नहीं कर पाऊंगा, मन में घुटन ही रहेगी। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। इससे तो अच्छा है अपनी डायरी में ही अपने दर्द को अभिव्यक्त कर दूं, शायद मन को इससे थोड़ी शांति मिल जाए। वैसे भी इस बार कई दिनों से मैंने डायरी लिखी भी नहीं है। साधारण सी तो बात थी। हम चारों दोस्त बोर्ड की परीक्षा के बाद अपने स्कूल के एक दोस्त को जन्मदिवस की सरप्राइज देने के लिए उसके घर पर दिल्ली गए। दिल्ली से लौटकर हम वापस आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। मम्मी हमारे लिए नाश्ता लगा रही थी। उन्होंने मेरी पसंद के समोसे, पाव भाजी और कस्टर्ड बनाए थे। मेरे सारे दोस्त मम्मी के हाथ के बने खाने के दीवाने हैं, और मम्मी भी उनको इतने मन और प्रेम से खिलाती है कि वे सब उनके बहुत बड़े फ़ैन हैं। मम्मी ने नाश्ता लगाते लगाते ही पूछा, बच्चों तुम्हारी दिल्ली की ट्रिप कैसी रही? तुम सबको एक साथ धवा बोलते देख बेचारा रोहित तो एक बार घबरा ही गया होगा। उसकी मम्मी का तो कितना काम बढ़ गया होगा। भाई मुझे तो आजकल ऐसी सरप्राइज समझ में ही नहीं आती। अरे मम्मी, आजकल सब चलता है, इस नए ट्रेंड से सब अवगत है। फिर हर कोई हर समय आपकी तरह नियम और अनुशासन में तो नहीं चलता। हमारी पीढ़ी बिंदास और मस्त रहती है। हमारे बीच इन छोटी मोटी बातों को कोई माइंड नहीं करता। रोहित की मम्मी को भी कोई फर्क नहीं पड़ा। जब मैंने ये कहा तो मम्मी बोली, ठीक है भाई, अपना अपना स्वभाव है, पर मुझे तो इन सब बातों का बहुत फर्क पड़ता है। खैर छोड़ो, और बताओ दिल्ली में कहाँ कहाँ घूमे? मम्मी के प्रश्नों का उत्तर देते हुए विकी ने जैसे ही मम्मी को बताया कि मैंने दिल्ली में टैटू भी बनवाया है, तो बस इतना सुनते हुए बरस पड़ी। आदित्य, ये सब क्या हो रहा है? मैं तुमको पहले ही कह चुकी हूँ, मुझे तुम्हारी इस तरह की लाइफस्टाइल पसंद नहीं है। तुम्हारा बेढंगा हेयर कट, टैटू बनवाना, ये सब छिछोरी हरकतें न तो तुम्हारे पापा को पसंद थी और न ही मुझे। मैं तुमको कितनी बार टोक चुकी हूँ, पर तुम पर मेरी बात का असर ही नहीं होता। हद होती है, कहती हुए नाराज होकर कमरे से बाहर चली गई थी। मैं उनको मनाने उनके पीछे भी गया। मम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बेवजह नाराज हो रही हैं, एक बार मेरी बात तो सुनिए। पर मम्मी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। उन्होंने ये कहकर मुझे चुप कर दिया। आदित्य, तुमको मालूम है कि कुछ बातों से मुझे कितनी नफरत है। जब तुम उन्हीं बातों को करते हो तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। कम से कम पापा के जाने के बाद तो स्वयं को बदलने की कोशिश करते। अब मैं तुमसे इस विषय में कोई बात नहीं करना चाहती। मैंने फिर मम्मी को स्पष्टीकरण देना चाहा, पर उन्होंने ये कहते हुए अपनी बात समाप्त कर दी। नो मोर डिस्कशंस प्लीज़। इस समय तुम्हारे दोस्तों के सामने इस मामले को मैं तूल नहीं देना चाहती। अभी मेरा मूड भी खराब हो रहा है, रात को बात करेंगे। मम्मी की इसी बात पर तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। एक बात जो उनके दिमाग में बैठ जाती है, उसके बाद तो वे कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होती। मम्मी पापा में यही तो सबसे बड़ा अंतर है। ऐसी बात नहीं है कि पापा मुझसे नाराज़ नहीं होते थे, उनको गुस्सा भी आता था, पर जब मैं अपना स्पष्टीकरण देता तो वे सुनते जरूर थे। मुझे भी अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर देते थे। मुझसे अधिक देर तक नाराज़ भी नहीं रह पाते। बस इतना ही कहकर मेरी गलती माफ़ कर देते। बेटा, आगे से ध्यान रहे, ये गलती फिर से न दोहराई जाए। पापा को गुजरे 2 महीने हो रहे हैं। इन 2 महीनों में मैं उनको कितना मिस करता हूँ मैं ही जानता हूँ। उनके जाने के बाद तो मेरी दुनिया ही बदल गई है। घर में, परिवार में भी सब मुझसे बड़ी बड़ी उम्मीदें रखने लगे। पापा के निधन के सारे अनुष्ठानों के दौरान भी सबकी नज़रें मुझ पर ही टिकी थी। शायद सब सोच रहे थे कि मैं सारी परिस्थितियों पर कैसे रिएक्ट कर रहा हूँ। कितना समझदार हो गया हूँ आदि। अब तो मुझे नसीहत देने वालों की संख्या भी इतनी बढ़ गई है कि समझ में ही नहीं आता कि किस किस की सुनूं। बस
चुपचाप सबकी हाँ में हाँ मिलाता रहता हूँ और ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि सब जल्दी जल्दी अपने घर लौटें तो मुझे मम्मी के साथ कुछ वक्त बिताने का अवसर मिले। अभी तो बोर्ड की परीक्षा के बाद 2 महीनों की छुट्टियाँ हुई है। इस बार तो मेरी तैयारी भी नहीं थी। बस पापा के जाने के बाद अंतिम समय में उनसे किए गए अपने वादे को ध्यान में रखते हुए पिछले 20-25 दिनों में दिन रात लगातार मेहनत करके पढ़ाई की है। मेरे टीचर्स भी कह रही थी इतना सीरियस पहले ही हो जाते तो इस बार टॉप करते, पर क्या करूं, मैंने पापा के रहते जीवन में किसी बात को गंभीरता से लिया ही नहीं। अब तो मैंने निर्णय कर लिया है कि इस बार चाहे मेरा परीक्षा परिणाम बहुत अच्छा न भी आए, पर अब अगले वर्ष से मैं इतनी मेहनत करूंगा कि मेरे पापा का सपना सच कर पाऊँ। कई बार सोचता भी हूँ कि क्यों नहीं मैंने अपनी पढ़ाई को सीरियसली लिया। जब भी परीक्षा के बाद रिजल्ट मिलता और PTM यानी पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती, हर बार मेरी टीचर शिकायत का पुलिंदा लेकर मम्मी से कहती कि मैं बिल्कुल पढ़ाई में ध्यान नहीं देता, क्लास में भी सबको डिस्टर्ब करता रहता हूँ आदि। मम्मी जब हर PTM के बाद दुखी और निराश होकर घर आती तो मुझे एक बार तो बहुत पश्चाताप होता, पर फिर कुछ ही दिनों बाद मैं पुनः लापरवाह हो जाता। देखा जाए तो मेरा मन पढ़ाई में लगता ही नहीं है। भगवान का शुक्र है, अगले साल से साइंस और मैथ से मेरा पीछा छूटेगा तो मैं वाणिज्य संकाय लूँगा जहाँ मेरे मनपसंद के विषय होंगे तो शायद कुछ अच्छा कर पाऊँ। अब तो रिजल्ट का ही इंतजार है। पापा के जाने के बाद स्थितियाँ कितनी बदल गई है। उनके बीमार होने से लेकर वर्तमान समय तक उन बीते हुए दिनों को याद करता हूँ तो मन बहुत व्याकुल हो जाता है। पिछले 2 वर्षों में पापा कितने बदल गए थे। उन्होंने स्वयं को क्या बदला, परिस्थितियों ने ही उन्हें बदल दिया था। उनकी क्या, हम सबकी ही जिंदगियां बदल गई थी। यूं तो पापा की थोड़ी बहुत तबीयत खराब चलती ही रहती थी, पर 2 साल पूर्व जब उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगी तो उन्होंने सारे टेस्ट करवाए। उस समय पता चला कि उन्हें कैंसर हो गया था। उन दिनों पापा बहुत बीमार हो चले थे। उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा एकदम बेजान और कमज़ोर हो गया था। उनको देखकर लगता ही नहीं था कि वे मेरे पापा हैं। बीमारी का पता चलते ही पापा मम्मी इलाज के लिए मुंबई चले गए। मैंने भी साथ जाना चाहा। उन दिनों स्कूल की छुट्टियां भी थी, पर पापा ने ये कहकर मना कर दिया कि वहां जाकर डॉक्टरों को दिखलाकर जब ऑपरेशन का तय हो जाएगा तब वे मुझे बुलाएंगे। पापा जिस दिन मुंबई जाने वाले थे उसके अगले ही दिन मेरा जन्मदिन था। पापा को इस हालत में देखकर मेरा भी मूड खराब हो रहा था। मैंने महीनों पूर्व जन्मदिवस मनाने के अपने सारे प्रोग्राम भी रद्द कर दिए थे, पर पापा मुंबई जाने के पहले दिन इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद स्वयं मुझे अपने साथ बाजार लेकर मेरी पसंद का महंगे से महंगा मोबाइल दिलवा कर लाए। शायद उन्हें अपने भविष्य का आभास हो गया था। वे जाने से पूर्व मुझे सारी खुशियाँ देना चाहते थे। काश मैं उस समय उनकी बीमारी की गंभीरता को समझ पाता। पापा ने मुझे ऑपरेशन पर भी नहीं बुलाया। शायद उनको आशंका थी कि मैं उनकी बीमारी देखकर घबरा जाऊंगा। ऑपरेशन करवाने के बाद जब वे वापस लौटे तो शुरू में तो कुछ दिन उनकी तबीयत ठीक रही, पर बाद में उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। कीमोथेरेपी की तेज़ दवाइयों के दुष्प्रभाव से और उनका असर कम करने के लिए पौष्टिक खुराक न ले पाने की असमर्थता ने उनको शारीरिक रूप से बहुत दुर्बल बना दिया था, पर उनका विल पावर कभी नहीं टूटा। उनकी अदम्य इच्छा शक्ति को देखकर हॉस्पिटल के डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ तक हैरान थी। वे हमेशा दूसरे मरीजों को पापा की सहन शक्ति का उदाहरण देते। पापा से जब भी कोई उनकी तबीयत के विषय में पूछता तो हमेशा उनका एक ही जवाब रहता, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ दिनों की तो बात है, कीमो का कोर्स समाप्त होते ही चंद दिनों में मैं पुनः ठीक हो जाऊँगा। अभी तो मुझे आदित्य के लिए जीना है, उसको पढ़ा लिखा कर आत्मनिर्भर बनाना है। उसकी शादी करने से पहले मैं कहीं नहीं जाऊँगा। पर मैंने अपनी आंखों से देखा है, सबके जाने के बाद पापा अपनी तीव्र पीड़ा को झेलते झेलते तकिए में मुंह छिपाकर रो पड़ते थे। उनकी तकलीफ और बेचैनी मुझे अंदर तक हिला देती। अब मेरा मन भी बहुत उदास रहने लगा था। मेरे पापा कहीं मुझे छोड़कर नहीं चले जाएं। मेरा ये भय लगातार बढ़ रहा था, पर मैं चाहते हुए भी अपने मन की बात मम्मी से शेयर नहीं करता था, क्योंकि पापा की बीमारी, उनके इलाज और भविष्य को लेकर वे पहले से ही इतनी परेशान थी। इसीलिए मैं ऊपर से बेफिक्र और बिंदास होने का दिखावा करता। मम्मी भी बाहर से तो बहुत हिम्मत और मजबूती दिखाती, पर अकेले में मैंने उन्हें भी सबसे छुपकर
अपने आंसू पोंछते हुए देखा था। एक तरह से हम तीनों ही एक दूसरे के मनोबल और विश्वास को बनाए रखने के लिए सहज होने का दिखावा करते हैं, पर सबके मन में कितनी परेशानी और चिंता थी आज मैं समझ पाता हूँ। पापा की बीमारी के कारण मम्मी पापा ने मुझे हॉस्टल भेजने का निर्णय लिया। अपना फैसला करने से पूर्व पापा ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, बेटा मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं चल रही है, इलाज के लिए हमें बार बार मुंबई जाना पड़ता है। तुम्हारी मम्मी भी मेरी देखभाल में व्यस्त होने की वजह से तुम्हारी पढ़ाई नहीं देख पाती। ऐसे में तुम्हारी पढ़ाई तो बिल्कुल ही नेग्लेक्ट हो जाएगी। इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करो, ताकि हम तुम्हारी तरफ से निश्चिंत हो सकें। अगर तुम हाँ कर दो तो मैं आगे की कार्यवाही करूँ। चलो, घर से पापा मम्मी से दूर हॉस्टल में जाकर पढ़ाई करने की बात मेरे लिए अकल्पनीय थी, पर मैं अपनी तरफ से पापा को कोई टेंशन नहीं देना चाहता था। शायद बहुत भारी मन से मुझे अपनी स्वीकृति देनी पड़ी। शुरू में तो हॉस्टल में मेरा मन ही नहीं लगा। घर की, मम्मी पापा की बहुत याद आती। मम्मी के हाथों बनाए खाने को मिस करता। पापा की प्यार की थपकियाँ याद कर अक्सर रुलाई छूट जाती। मुझे ये भी लगने लगा कि पापा का साथ मुझे कुछ समय तक ही मिल पाएगा। मैं उनसे दूर नहीं जाना चाहता था, पर पापा की खुशियों के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार था। उन दिनों जब मैं महीने में एक बार नाइट आउट के लिए आता या फ़ोन पर पापा की तबीयत पूछता, तो सब मुझे बच्चा समझकर बहलाने की कोशिश करते। उस समय मुझे बहुत बुरा लगता। मैं सोचता, पापा पर तो सबसे पहला हक मेरा है। वे भी शायद दुनिया में सबसे अधिक मुझे ही प्यार करते हैं, और उनकी ही बीमारी से मुझे अनजान रखना क्या उचित है? ठीक है, मैं बहुत बड़ा नहीं हूँ, पर इतना छोटा भी तो नहीं रहा कि मेरे पापा के साथ क्या हो रहा है इससे मुझे अनजान रखा जाए। मैं जब भी हॉस्टल से घर आता, मम्मी पापा मुझे देखकर कितना खुश होते थे। पापा मम्मी को कहकर मेरी पसंद के ढेरों व्यंजन बनवाते। उनको लगता हॉस्टल का खाना मुझे पसंद नहीं होने के कारण मैं कमज़ोर हो रहा था। हालांकि पापा की अस्वस्थता के कारण प्रिंसिपल सर ने मुझे पापा जब चाहे तब वीकेंड्स में जाने की अनुमति दे दी थी, पर पापा ने इस विशेष छूट का कभी लाभ नहीं उठाया। वे नहीं चाहते थे कि उनके गिरते हुए स्वास्थ्य को देखकर मैं घबराकर कमज़ोर पड़ने लगूं। पापा मुझसे अपने हॉस्टल की, टीचर्स की, दोस्तों की बातें पूछते। वे स्वयं कम बोल पाते थे। मैं ही आगे बढ़कर उन्हें सारी बातें बतलाता तो उन्हें बहुत अच्छा लगता। पापा के निधन के सप्ताह भर पूर्व एक दिन की क्रिसमस की छुट्टी में जब मैं घर आया था। इस बार बोर्ड की परीक्षा के कारण हमें विंटर वेकेशंस नहीं मिली थी। उस समय उनकी हालत हालांकि कुछ खराब थी, पर मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह मेरी उनसे अंतिम मुलाकात होगी। हॉस्टल वापस जाते समय पापा के अंतिम शब्द मैं आज भी नहीं भूल पाया हूँ। बेटा, मेरी चिंता मत करना, खूब मन लगाकर पढ़ना। अब तुम्हारी जिम्मेदारियाँ बढ़ गई है, तुम्हें अपने साथ मम्मी को भी संभालना है। कहते कहते पापा की आंखें और गला दोनों ही भर आए थे। पापा को उस दिन जीवन में पहली बार मैंने इतना निराश और चिंतित देखा था। उनकी बात सुनकर मैं भी स्वयं को नहीं रोक पाया। उनके सीने से लगकर फूट फूट कर रो पड़ा। पापा ने मुझे हिम्मत बंधाने की झूठी कोशिश भी की। अरे, मैं भी तुमसे दूर थोड़ी जा रहा हूँ, तुम घबराओ मत। एक बार ऐसी बीमारी लगने के बाद ठीक होने में समय तो लगता ही है। मेरे हॉस्टल जाने के कुछ ही घंटों बाद पापा की तबीयत अचानक इतनी बिगड़ी कि उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। वे 10 दिनों तक हॉस्पिटल में रहे। मैं हॉस्टल से फ़ोन कर जब भी उनकी तबीयत पूछता तो सब मुझे झूठी तसल्ली देते कि उनके स्वास्थ्य में सुधार है, पर हकीकत में तो सच्चाई कुछ और ही थी। उनके अंतिम समय में जब मुझे उनसे मिलने हॉस्टल से बुलाया गया, तब तो पापा कोमा में जा चुके थे। मैं उनसे उनके जीवन के अंतिम क्षणों में नहीं मिल पाया, इसका पछतावा मुझे आजीवन रहेगा। कितना प्यार करते थे मेरे पापा मुझसे, इतना ज़्यादा कि मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। मैं भी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ तो सिर्फ अपने पापा से। मेरे पापा भले ही शारीरिक रूप से मुझसे दूर चले गए हैं, पर वे आज भी मेरे उतने ही करीब हैं। बस यही सब सोचकर मैंने अपने सीने पर पापा नाम का टैटू बनाया था और पीठ पर माँ नाम का। हालांकि टैटू बनवाने में मुझे पीड़ा भी बहुत हुई थी, पर अच्छा भी लगा कि पापा भी शायद ऊपर से ये देखकर कितने खुश होंगे कि उनके प्रति मेरे मन में कितनी श्रद्धा और सम्मान है। पापा के लिए तो मैं दुनिया में कभी भी कुछ भी कर सकता हूँ।
पर मम्मी ने मेरी भावनाओं को सोचे समझे बिना मुझे इतना डांटा तो मुझे बहुत दुख हुआ। पता नहीं मम्मी टैटू के नाम से इतना चिढ़ती क्यों है। पुराने ज़माने में उनकी नानी दादी के हाथ में भी तो इतने टैटू बने हैं, क्या वे भी गलत काम करती थी? मेरी बहुत इच्छा है मम्मी से सवाल पूछूं, पर आज तो मम्मी के तेवर देखकर कुछ कहने सुनने को हिम्मत ही नहीं हो रही। पापा के जाने के बाद अचानक मम्मी ज़्यादा ही सेंटी हो गई है। विवाह ने आदित्य को सबके सामने डांट तो दिया था, पर बाद में उसको लगा कि वह ज़्यादा ही उत्तेजित हो गई थी। पता नहीं आजकल छोटी छोटी बातों से वो इतना घबरा क्यों जाती है। कितनी दुश्चिंताएं और आशंकाएं मन में उभरने लगती है। सिंगल पेरेंट होकर क्या वो आदित्य की परवरिश सही कर पाएगी, इस बात का खौफ उसे हर समय सताता रहता है। उसे आदित्य को उसके दोस्तों के सामने इतना अपमानित नहीं करना चाहिए था। आदित्य ने उसको मनाने की भी कितनी कोशिश की, पर उसने उसकी एक भी नहीं सुनी। आदित्य भी उसके इस व्यवहार से बहुत अपसेट हो गया था। तभी वो खाने की मेज पर थोड़ा बहुत खाकर बीच में उठ गया था। रात को वह जब सदा की तरह दूध लेकर उसके कमरे में गई तो देखा आदित्य कुछ लिखते लिखते बीच में ही नहाने चला गया था। उसकी बिखरी हुई किताबों और कापियों को सहेज कर रखते हुए उसकी नज़रें उसकी डायरी पर पड़ी। उसने क्या लिखा था, इस उत्सुकता से वह उसकी डायरी पढ़ने लगी। आदित्य शायद उस दिन की घटना के विषय में कुछ लिख रहा था। उसकी लिखी हुई आधी डायरी वह पढ़ पाई थी कि उसे बाथरूम में चिटकनी खुलने की आवाज़ सुनाई आई, तो तुरंत डायरी बंद करके कुर्सी पर बैठ गई। आदित्य उसको अपने कमरे में देखकर चौंक गया था। उसने अपने बदन को कुर्सी पर रखे हुए तौलिए से जैसे ही ढकना चाहा, उसकी नज़रें उसके सीने पर पड़ी तो देखा वहाँ कुछ लिखा था। उसने पास जाकर देखा तो आश्चर्यचकित रह गई। आदित्य ने अपने सीने में बाईं और पापा नाम का टैटू बनवाया था और अपनी पीठ पर माँ नाम गुदवाया था। अचानक उसको अपनी ओर निहारते देखकर आदित्य ने झेंप कर अपना शरीर ढकना चाहा, तो वह खड़े होकर टॉवल उसके हाथ से लेकर अपने हाथ से उसका बदन पोंछने लगी। आज आदित्य की अधूरी डायरी पढ़कर और उसके टैटू देखकर उसे अपने आप पर ग्लानि होने लगी। पश्चाताप और दुख के आंसू अविरल बहने लगे। आदित्य को अपने सीने से लगाकर वो फूट फूट कर रो पड़ी। आदित्य उसको इस तरह मन खराब करते देखकर घबरा गया। उसको चुप कराते हुए बोला, मम्मी आप अपने आप को संभालें। सॉरी, मुझे नहीं पता था कि मेरी इस हरकत का आपको इतना बुरा लगेगा। आगे से आपको प्रॉमिस करता हूँ कि ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे आपको बुरा लगे। आदित्य और कुछ कहता है, इसके पूर्व ही उसने उसके मुंह पर हाथ रखते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया। भावुकता से उसके मुंह से बोल ही नहीं निकल पा रहे थे। बहुत मुश्किल से वो इतना ही बोल पाई, बेटा मुझे माफ़ कर दो। एक माँ होकर मैं तुम्हारी भावनाओं को नहीं पढ़ पाई, तुम्हारी संवेदनाओं को नहीं महसूस कर पाई। मैं ये समझती रही कि तुम अपने पापा के जाने के बाद बिल्कुल ही नहीं बदली, तुम्हें उनकी परवाह ही नहीं रही। सारे समय उनका हवाला देकर टोकती रहती, तुम्हें हर दिन पापा की फ़ोटो को प्रणाम करने की कहती। पर मुझे क्या पता था तुम्हारे पापा तो तुम्हारे दिल में बसे हैं। मम्मी की बात सुनकर आदित्य भी भावुक हो गया था। उसके हृदय से लगकर उसने कसकर उसे थाम लिया था। कमरे में चुप्पी और सन्नाटा होने के बावजूद माँ बेटी दोनों को एक दूसरे के मन की बात साफ सुनाई पड़ रही थी।